हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, जिसमें आज का टॉपिक है प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं फिगर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये है प्रकृति में कार्बन चक्र। प्रकृति में कार्बन चक्र के बारे में जो है यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सुंदर तौर पे जो है आपको समझाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित है CO2 कार्बनिक यौगिक पादप। ये जो है यहां से कार्बनिक यौगिक ये जंतु में, और जंतु जो होते हैं इनसे अकार्बनिक कार्बोनेट यानी सल्की पेट्रोलियम इत्यादि। और यहां से जो है वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है, ये कार्बोनेट पानी में जो मिलकर चूना पत्थर और कार्बनिक यौगिक जो है ये श्वसन विघटन के द्वारा वायुमंडल में CO2 जो है उपस्थित कराते हैं। इस तरह से जो है अपूरी और कार्बनिक यौगिक यानी पादप से जो है कोयले का भी निर्माण होता है। ये सारे प्रक्रियाओं को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, कार्बन जो है पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। तो कार्बन जो है अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में या हीरा के रूप में जो है मिलता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनः चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा के मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी और इत्यादि जो है वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण के द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को जो है निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल चक्र है, ये देखिए, ये सूर्य है, ये जो है समुद्र, नदियां और जल का अंतःस्राव। ठीक है, यहां से जो होता है ये भूजल है, और ये संघनित जल, यानी क्या हुआ, ये जो नदियां समुद्र है, यहां से जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद बादल बनता है। बादल जो है संघनित होकर जल, मतलब कि जल के रूप में या ओले या वर्षा के रूप में जो है ये फिर से पर्वत यानी भू धरातल पर भेजते हैं। और ये जो है पेड़ पौधे जो है इनके माध्यम से भी वाष्प उत्सर्जन होता है और बादल से जो है वर्षा होता है। ठीक है, इस तरह से जो है पानी से बना वाष्प यानी जल का वाष्पीकरण, फिर बादल, बादल से फिर वर्षा, ये वर्षा जो है फिर नदी नाले में मिले, फिर इसी तरह से जल चक्र का जो क्रिया है चलते रहता है, ध्यान रखिएगा। और जल चक्र जो है, जल चक्र पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं, यानी भूमि में जो है पौधे उगाए जाते हैं। भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों के द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधे के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती। देखिए, ध्यान रखिएगा कि मूल रोम जो है मृदा में उपस्थित मृदा विलयन यानी सोयल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे जो है भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशाभिति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेक्टिन, याद रखिएगा। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला के तरह जो है कार्य करती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है
मूल रोम के द्वारा मृदा से जल का अंतःशोषण यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल रोम का रेतिका रस, ये है मूल रोम, यहाँ पे अधिक सांद्रता और अधिक प्राशनदार अंतः शोषण के माध्यम से यह होता है, और मृदा का विलयन जल में जो है कम सांद्रता और कम प्राशनदार। तो देखिएगा, इसको एक दो बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और एनालिसिस जरूरी है, एनालिसिस किया करिए, चीजों को सिनॉप्सिस के रूप में याद करिए, फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से चीजों को ध्यान रखने का कोशिश करिए। देखिए, इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, इनका प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों के द्वारा जो है जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल अवेलेबल सोयल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन के सांद्रता और मृदा की जो वायु है यानी जो सोयल एयर है जैसे कारकों पर निर्भर करता है। तो उल्लेखनीय है क्या है कि जल अवशोषण जो है अवेलेबल सोयल वाटर, मृदा के तापमान, मृदा विलयन के सांद्रता, मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है, और इस प्रकार जल मंडल में स्थित जल चक्र के द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? बताइए, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको बताने हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा श्वसन, ठीक है, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। 2, 3 और 4 यानी सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों के द्वारा श्वसन क्रिया से या श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? अधोलिखित में से कौन जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण है ये जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को नहीं बढ़ाता है, इसमें वृद्धि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो आपको मालूम ही है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल की वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण के द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, बताइए किस पर? तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में नमी जो है वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी के मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। 5 नंबर है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, क्यों नहीं बढ़ते? इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।
पौधे के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों के द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, याद रखिएगा, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा आगे उप विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा, कौन सी गैस कितना परसेंट है, आप यहां पे ध्यान रखिएगा। जैसे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78.08% जो है मिलता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह 20.95%, ऑर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.038%, नियोन का है 0.0018%, हीलियम का जो वायुमंडल में जो अंश है वह है 0.005% और मीथेन का 0.0017% है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, CO2 का कितना है, मीथेन का कितना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए स्वपोषी पेड़ पौधे जो स्वयं से भोजन अपना तैयार करते हैं वही स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और CO2 का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर जो है घातक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है। ठीक है, ये पौधे हैं और ये जंतु हैं, ये ऑक्सीजन है और ये CO2 है। ठीक है, देखिए जो पौधे हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं, और जंतु क्या करता है, CO2 छोड़ता है और मतलब कि ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, और यही जो पौधे होते हैं CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी तरह जो है यह संतुलन बना रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो पादप है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो हरे पेड़ पौधे पादप हैं, जो जंगल है, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। इसका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। तो पेड़ पौधे कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? आपको मालूम है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायु क्या है? वायु एक क्या है? वायु देखिए एक मिश्रण है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं,
वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितना परसेंट? देखिए मैंने बोला है कि जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनका परसेंटेज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है और यह 78.08% होती है। 4 नंबर है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है रेडॉन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किस गैस का? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत रूप में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है पाया जाता है, 78% है और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा गैस है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस है नाइट्रोजन। डी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? अगर पृथ्वी पर वनस्पतियां ही समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सही जवाब होगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस CO2 का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधों का नहीं है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वायु का दूषण, वायु का प्रदूषण। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे का कार्य यानी पेड़ पौधे जो है वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि ये प्रदूषण के रोकथाम में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। आपके जो डाउट होंगे क्लियर किया जाएगा। ठीक है। घटना चक्र का PDF अवेलेबल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कम्युनिटी पर इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।